हेलो एवरीवन। अब आज हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं और वो भी डिवीजन के फॉर्मेट को कंसीडर करते हुए। ठीक है, तो 30 ऑफ क्वेश्चंस की डीपीपी रहेंगी इस सभी ऑफ सीरीज में और सभी में 30 ऑफ क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट ऑफ चैप्टर को कवर करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ फर्स्ट क्या है न्यूक्लियर के, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व ऑफ न्यूक्लियाई इज शोन इन फिगर डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर 4 न्यूक्लियाई indicated on the curve। ठीक, the process that would release energy, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इधर गिवन है। ठीक है, और मेरे पास इधर इसका मास नंबर गिवन है और क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि कौन सी प्रोसेस में बाइंडिंग ऑफ एनर्जी या फिर किसमें ऑफ एनर्जी निकलेगी। आप ये चीज समझो कि जिसके भी प्रोडक्ट का, जिस भी ये कोई भी ऑफ रिएक्शंस में उठाऊं अगर लेफ्ट साइड की ऑफ इक्वेशन, तो जिसमें जो प्रोडक्ट या एलिमेंट्स ऑफ लास्ट में बन रहे हैं उसकी एनर्जी इनिशियल की एनर्जी से ज्यादा होगी। उसकी एनर्जी मतलब कैसे, उसकी जो इनिशियल की बाइंडिंग ऑफ एनर्जी है वो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। प्रोडक्ट की बाइंडिंग ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा ऑफ मेरे पास कैसे रिएक्टेंस की एनर्जी से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं किसमें किसमें ऑफ ज्यादा होता है। आपको यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, तो पहले हम बाइंडिंग एनर्जी काउंटिंग करते हैं। तो मेरे पास 4 ऑफ ऑप्शन है, तो सभी से मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ एलिमेंट में आप कितना है, y है। तो y के लिए अगर मैं काउंटिंग करूं तो y के लिए जो मेरे पास एलिमेंट्स गिवन है वो कितना है, एटॉमिक मास 60 है और इसकी बाइंडिंग ऑफ एनर्जी पर न्यूक्लियस कितनी है मेरे पास 8.5। यहाँ जो सब्सटेंस ऑफ रेडी हो रहा है वो टी इंटू कितना है, जेड है। मतलब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर से ये 2 है और जेड की वैल्यूएशन ऑफ काउंटिंग में देखा जाए तो ये कितना है, 5 है और इसके एटॉमिक मास की वैल्यू 30 है। ये 60 इंटू ऑफ 8.5 जो आपके पास निकल के आएगा ये 510 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। और इधर से जो ये मेरे पास प्रोडक्ट होगा इसकी वैल्यूएशन ऑफ 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें तो नहीं बन पाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट की बाइंडिंग ऑफ एनर्जी मेरे पास कैसे रिएक्टेंस से ज्यादा है। उसी तरह से सेकेंड ऑफ एलिमेंट के लिए लिखें तो ये W हुआ और ये किससे बन रहा है, X और प्लस ऑफ जेड रिएक्टेंस, मतलब कैसा एलिमेंट्स ऑफ या प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंस की अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो W की वैल्यू 120 इंटू ऑफ कितना है 7.5 और जहां पे x की वैल्यूएशन ऑफ कितनी है 90 इंटू ऑफ कितना है मेरे पास 8 प्लस ऑफ z की वैल्यूएशन ऑफ में हमारे पास कितना है 30 इंटू ऑफ 5। इस तरह से है। तो जब मैं इसे टोटली सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 720 प्लस ऑफ 150 मतलब 870 हो गया और ये वैल्यू कितनी हो गई 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो फिर से यहाँ पर से रिएक्टेंस की वैल्यूएशन जो है ये प्रोडक्ट से कैसी है, ज्यादा है, मतलब ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट ऑफ ऑप्शन जो है वो W इंटू ऑफ कैसा 2 इंटू ऑफ कैसा Y। ठीक, अब अगर ये चीज है कि 2 टाइम्स ऑफ Y है तो आप यहाँ पर से देखिए तो आपके पास W की जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास कितनी है, यहाँ पर से अगर देखा जाए तो ये मेरे पास कितना है 90। W की वैल्यू ऑफ अभी कहीं कैलकुलेट की 900 और ये 2 है और Y की वैल्यूएशन ऑफ कितनी है हमारे पास 8.5 और उसके बाद कितना है 8.5 और मेरे पास कितना y की जो वैल्यूएशन वो कितना है 60 है। तो हमें ये कैलकुलेट ही नहीं करना था। 900 इंटू 510 इंटू ऑफ 2 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो तो y w की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कैसी हमारे पास, बाइंडिंग ऑफ एनर्जी जो w है वो लेस देन ऑफ कितना है 2 ऑफ y के बाइंडिंग एनर्जी से कम। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन कैसा है मेरे पास, करेक्ट है। आप ऐसा भी देख सकते हो कि मेरे पास कैसा, जब रिएक्शन हो रहा है तो मास ऑफ नंबर न्यूक्लियाइज के चेंज नहीं होने चाहिए। तो अगर आप देखो यहाँ पर y की वैल्यूएशन ऑफ मास में कितना है मेरे पास 60 है और 2 और z की वैल्यू की बात की जाए तो y है और 2 टाइम्स ऑफ z ये भी 60 है। तो उस हिसाब से तो फिर मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेशन ही मेरी गड़बड़ होना स्टार्ट हुई। तो हमें ये काउंटिंग मास नंबर से नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये चीज फोकस करते हुए चलना है कि जो वैल्यूएशन है मेरे पास किसकी है, जो वैल्यूएशन है, तो मुझे ये चीज समझना है कि मुझे बाइंडिंग ऑफ एनर्जी रिएक्टेंस की हमेशा लेस देन होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का सी हो जाएगा। सिंगल ऑप्शंस करेक्ट है, सारे मेंस के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में हमें क्या है, द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फॉर अल्फा एंड बीटा एमिशंस आर लैम्डा ए एंड लैम्डा बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ दिस सब्सटेंस emit alpha and beta simultaneously, then the average life of the material will be, ठीक है। तो एक्चुअल में ये मेरे पास कैसा है कि अगर सब्सटेंस जो एमिट है अल्फा और बीटा साइमल्टेनियसली जो निकाल रहे हैं सब्सटेंस ऑफ जिनकी रेडियो एक्टिविटी ऑफ गिवन है लैम्डा सॉरी लैम्डा ए एंड लैम्डा बी के फॉर्मेट में से, उस फॉर्मेट से ये पूछ रहा है कि उसकी एवरेज वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, ठीक है। तो एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास सिर्फ एक सब्सटेंस ऑफ है अल्फा ऑफ ये एमिट कर रहा होगा कहीं पर से, तो इसकी जो एवरेज वैल्यूएशन ऑफ लाइफ की आएगी वो कितनी आ जाएगी, ln2 अपॉन ऑफ कौन सा लैम्डा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये टी अल्फा है एवरेज वैल्यूएशन ऑफ। इसी तरह से बीटा ऑफ सब्सटेंस की बात की जाए तो टाइम ऑफ बीटा के लिए जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास ln2 और लेम्डा बीटा। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये दोनों सब्सटेंस ऑफ मर्ज हो जाए और ऐसा निकालने की कोशिश करें कि एक साइड से अल्फा और एक साइड से वो बीटा निकल रहा है, तो जो इनकी टी एवरेज की वैल्यूएशन ऑफ आएगी वो वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पर से काउंटिंग ऑफ स्टार्ट किया जाए, या जो भी लेम्डा की वैल्यूएशन होगी जो इनकी रेडियो एक्टिव की वैल्यू होगी वो लेम्डा जो होगा एक्चुअल में लेम्डा अल्फा प्लस ऑफ किसके इक्वल होगा, लेम्डा बीटा के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज जहां से टी लेम्डा क्या होगा कि ये ln2, और अगर मैं यहां से देखूं कि मुझे टी एवरेज की जो वैल्यूएशन हम निकालते हैं वो कितनी होती है हमारे पास ln2 अपॉन ऑफ लेम्डा होती है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास टी एवरेज और इज इक्वल टू लेम्डा अल्फा की अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये कितना हो गया ln2 अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा t1 प्लस ओ ln2 और लेम्डा बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखा 1 नहीं है टी अल्फा है, और ये कितना हो गया टी बीटा। अब ln2 सभी से कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो सकता है, तो 1 बाय ऑफ टी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय ऑफ टी अल्फा प्लस ऑफ 1 बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, टी बीटा हो जाएगा, ठीक। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे ये देखिए यहाँ पर कोई भी वो फॉर्मेट इस तरह से मैच करता हुआ दिख ही नहीं रहा। तो अगर मैं इसे सॉल्व किया तो 1 बाय टी एवरेज की जो वैल्यूएशन दिखेगी वो टी बीटा प्लस ऑफ टी अल्फा अपॉन ऑफ टी अल्फा इनटू ऑफ टी बीटा होगा, जहां से टी एवरेज की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो जाएगा टी अल्फा इनटू टी बीटा अपॉन ऑफ टी बीटा प्लस ऑफ कौन सा टी अल्फा। ये मेरे पास किसकी वैल्यूएशन है, टी एवरेज की वैल्यूएशन है, टाइम पीरियड की एवरेज वैल्यूएशन की बात हो रही है। जो सेकंड का ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यूएशन ऑफ टाइम पीरियड के लिए कभी भी आपको पूछता है तो आप डायरेक्टली बस इतने चीज को हमेशा याद रख सकते हैं, और एवरेज वैल्यूएशन ऑफ लेम्डा कितनी होगी तो वो लेम्डा अल्फा प्लस ऑफ लेम्डा बीटा हो गए, दोनों सब्सटेंस का मेरे पास कैसा वेवलेंथ के एडिशंस के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके टू फ्रॉम ए स्टेबल न्यूक्लियाई द रेट ऑफ डीके ओ रिएक्टेंस इज करेक्टली डिपिसेटेड बाय, मतलब एक ये बोल रहा है कि प्योर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट है एक स्टेबल फॉर्मेट में, जब वो डिके करना स्टार्ट करेगा तो पूरा ऑफ ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको मालूम है कि इस फॉर्मेट से रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए जो डीके की वैल्यू आप लिखते हो तो L इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर में ऑफ लेमडा डॉट ऑफ कितना होता है टी होता है। अगर टी की वैल्यू ऑफ मैं जीरो पुट किया तो एन की जो वैल्यूएशन आएगी वो कितना हो जाएगा एन नॉट के इक्वल हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब टी की वैल्यूएशन ऑफ जीरो है तब मेरे पास मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एन नॉट से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एन नॉट से स्टार्ट कर रहा हूँ। और जब यही टी की वैल्यू ऑफ मैं इनफाइनाइट ऑफ फिट किया
तो n इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ से कितना हुआ n नॉट ई दी पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। जहां से n इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास n की वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम और इनफाइनाइट पे 0। तो इनफाइनाइट में तो कोई कर्व जा ही नहीं रहा है, सिर्फ एक ही कर्व जा रहा है, मतलब वैल्यूएशन को डिक्रीज करता हुआ कंटिन्यूअसली एक ही कर्व जा रहा है और वो भी कौन सा है, थर्ड का सी है। ठीक है, एक्चुअल में एक कर्व और परफेक्ट होता जबकि कंडीशंस पे अगर ये कर्व ऐसा कुछ दिखा होता इस तरह से, ये n नोट की वैल्यू के लिए फॉर्मेट में जा रहा होता। लेकिन ठीक है, अब अगर एक्सपोनेंशियल के टर्म के फॉर्मेट में यही कर्व दिया तो हमें इसी को टिक करना पड़ेगा। तो थर्ड का जो ऑप्शन करेक्ट हो, हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का सॉरी थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए न्यूक्लियस ऑफ मास m प्लस ऑफ डेल कितना है, एक न्यूक्लियस का मास है m प्लस ऑफ डेल m इज एट रेस्ट एंड डीके इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ मास m by 2 each, स्पीड ऑफ लाइट इज c, द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इच कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास ऑफ m प्लस ऑफ डेल m है और वो किसमें रेस्ट पे और डीके हो रहा है मेरे पास कितने टू ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई में हो रहा है, दोनों का मास कितना m by 2 है और स्पीड ऑफ जो लाइट है वो c है। तो स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाइस की वैल्यू ऑफ कितनी होगी, मुझे सबसे सिंपल सा अमाउंट ये बताना है। ठीक, देखिए इस पूरे फॉर्मेट में चाहे जो हो जाए मोमेंटम कैसा है मेरे पास कंजर्व ही होना है। ठीक, तो अगर मेरे पास ये है कि मेरे पास जो इनिशियल मास है वो कितना है m प्लस ऑफ डेल m से ये जो स्प्लिट हुआ है तो डॉटर न्यूक्लियाई के मास m by 2 और ये m by ऑफ कितना है 2 है। तो जहां से दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है वही मेरे पास मास डिफेक्टेड है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ को मैं अगर यहाँ से हटा दिया तो ये डेल m ही आएगा, मास डिफेक्ट की वैल्यू इतनी आएगी। अब एनर्जी की वैल्यूएशन अगर आपको मालूम है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर से अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं तो डेल m इंटू ऑफ सी स्क्वायर कर देना है, बस हो गया, इतना अमाउंट ऑफ इसकी चलनी। ठीक है, ये एनर्जी की वैल्यूएशन की बात हो रही। अब मुझे उसकी स्पीड बतानी है। तो देखो एक चीज समझो कि आपके पास टोटल काइनेटिक ऑफ एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई के लिए कितनी होगी, या टोटल काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे तो कितनी हो जाएगी, आप ये लिखोगे कि देखिए आपके पास दोनों के लिए वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी, सेम होगी। तो ये कितना हुआ हाफ इंटू ऑफ कितना m by 2 इंटू ऑफ आप कितना लिखोगे v स्क्वायर। एक डॉटर न्यूक्लियाई के लिए आप ये लिख रहे हो कि मतलब m प्लस ऑफ डेल m मास का जो न्यूक्लियस था ये कन्वर्ट हुआ है m by 2 में प्लस ऑफ m by 2 में, और जो ये मास में डिफेक्ट आ रहा है ये एनर्जी के फॉर्मेट में चला गया। ठीक, अब यहाँ पर से कितना है मेरे पास टोटल टू ऑफ अमाउंट है। तो जब मैं इसकी वैल्यूएशन को लिखूंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी तो m by 2 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हुआ तो ये टोटल काइनेटिक ऑफ एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो रिलीज्ड होगी कितनी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो जो इस साइड की काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस साइड की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। तो आप समझने की कोशिश बस करना, देखो इस साइड की टोटल एनर्जी तो आप काउंटिंग करिए। अब मेरे पास जैसे ही एक्सप्लोजन हो रहा होगा या मेरे पास रेडियो एक्टिव ऑफ सब्सटेंस बन रहा होगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, m का मास m by 2 और m by 2 इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो अब कैसा बोल रहा है कि डॉटर न्यूक्लियाइस की मेरे पास वेलोसिटी ऑफ कितनी है, बस ये चीज बताना है कि मेरे पास उनकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है तो द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, मुझे स्पीड नहीं मालूम, वेलोसिटी मुझे कहाँ मालूम है, लेकिन आप ये जानते हो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी डॉटर के लिए तो आप काउंटिंग कर लिए कि मेरे पास एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड जा रहा है, टोटल ऑफ अमाउंट आप ले आके बैठ गए। ठीक, अब ये एनर्जी किस साइड की थी, इनिशियल साइड की थी, जो मास डिफेक्ट इनटू लाइट की स्पीड ऑफ थी वही तो आपके पास कौन सी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी थी। अगर टोटल एनर्जी है तो वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। तो मैं अगर देखूं तो एनर्जी की जो वैल्यूएशन होगी तो अकॉर्डिंग टू कैसा, चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो, तो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ई की जो वैल्यू होगी वो m by 2 इंटू कौन सा v स्क्वायर, जहां से ई की वैल्यू कितना होगा डेल m इंटू ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू m by 2 इंटू कौन सा v स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो मुझे ये v की जो वैल्यूएशन ऑफ दिखेगी
ये कितना हो जाएगा 2 डेल m इंटू ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ऑफ कैपिटल M, और ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर से एक ही वैल्यू ऑफ देखने को मिल रही होगी, और मैं अगर इसको और सॉल्व किया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना 2 डेल m अपॉन ऑफ कैपिटल M इंटू ऑफ कितना सी हो जाएगा। तो मतलब फोर्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन कौन सा हो रहा होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो एक्चुअल में इस पूरे क्वेश्चंस पे हमें कुछ करना नहीं था, एक सिंपल सा फॉर्मेट था, पहले एनर्जी कितनी है मेरे पास, ये बाइंडिंग ऑफ एनर्जी का अमाउंट कितना है ये चीज देखना था। अगर मैं मान के चलूं किसी भी न्यूक्लियस में उतनी ऑफ एनर्जी को निकाल लिया डाल दिया तो मेरे पास कैसा उसका कैसा न्यूक्लियस स्प्लिट होगा। अब जब स्प्लिट हुआ तो वो m/2 और m/2 फॉर्मेट में हुआ, वो किसी वेलोसिटी को एक्वायर किया तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। वो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में इसी के इक्वल होगी, तो बस कंपेयर कर दिया तो वेलोसिटी आ गई मुझे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना है, देखिए क्या बोल रहा है, द रेडियो एक्टिव ऑफ ए सैंपल इज R1 एट टाइम T1 एंड R2 एट टाइम ऑफ किस में है T2 में। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सैंपल है, जिसमें R1 एट टाइम ऑफ किस पे T पे एंड R2 एट टाइम ऑफ किस पे हो गया है T2 पे टाइम पे हो गया, ठीक है, जस्ट आगे के टाइम पे। इफ द हाफ लाइफ ऑफ द स्पेसिमेन इज T, the number of atoms that have disintegrated in time T1 minus P2 is proportional to O कितना हो, ठीक है। तो देखिए रेडियो एक्टिव ऑफ जो सब्सटेंस आपके पास गिवन है, मतलब रेडियो एक्टिविटी जो आपके पास गिवन है, रेडियो एक्टिविटी किसके लिए आपके पास T1 टाइम के लिए अगर गिवन है, तो यहाँ पर R1 की जो वैल्यू होगी वो लेमडा डॉट ऑफ कितनी हो जाएगी, लेमडा वन ऑफ गिवन है क्या मेरे पास यहाँ पे, लेमडा डॉट ऑफ कितना हो जाएगा N1, क्योंकि सेम ऑफ मटेरियल है तो लेमडा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, सेम रेडियो एक्टिविटी T2 टाइम पे कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर R2 है, और ये सेम लेमडा है, डॉट ऑफ कितना हो गया नया ऑफ सब्सटेंस N2 तक पहुंच गया, ठीक है। अब अगर ये चीज हुआ, हाँ, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना डिके होगा T1 से T2 टाइम तक, कहां से कहां के लिए, T1 से T2 के लिए, तो T1 माइनस ऑफ अगर मैं T2 कर दिया, दोनों के सब्सटेंस को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास जो बाद में पहले जो था उसमें से जो बाद में बचा, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक टाइम ऑफ T1 से चला और किस टाइम तक पहुंचे के लिए T2, यहां से चल के और यहां तक के लिए T2 टाइम है। इस बीच में कितना ऑफ डिके हुआ, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चला L1 हुआ और यहाँ से चलते चलते N2 हुआ, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन ही तो हो रहा होगा, तो ये कितना हो रहा होगा N1 और ये कितना N2, माइनस माइनस ऑफ ही हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात हमें नहीं है, ठीक। N1 की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा R1 बाय ऑफ लेमडा माइनस ऑफ N2 की जो वैल्यू होगी वो R2 बाय ऑफ कितना हो गया लेमडा हो गया, और T1 माइनस ऑफ कितना हो गया T2 हो गया। और आप अगर देखो तो T1 माइनस ऑफ T2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा है, लेमडा तो आपके पास कांस्टेंट 1 बाय लेमडा, तो कितना हो गया R1 माइनस ऑफ R2, मतलब T1 माइनस ऑफ T2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके हो जाएगा R1 माइनस ऑफ R2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब फिफ्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉरी ये तो कुछ रह गया ना मेरे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं पूछा है ना, the number of atoms that integrated disintegrated in time T1 minus of T2, ठीक है ठीक, नहीं तो मतलब मेरे पास से कितना हो गया यहाँ पर से 1 बाय ओ लेमडा हो गया। अब 1 बाय ऑफ लेमडा अगर आपको याद हो तो ये एक्चुअल में किसके लिए होता है, टी एवरेज की लाइफ के लिए होता है, हाफ टाइम्स के लिए, T1 माइनस ऑफ T2 अल्फा, ये कितना हो गया R1 माइनस ऑफ R2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कोई बात ही नहीं पूछा है कि किस पे डिपेंड करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, टाइम के फॉर्मेट में पूछा है, मतलब एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ का कौन सा, डी हो जाएगा। एक छोटी सी बात और आंसर हमारा कहीं से कहीं के लिए पहुंच रहा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
The rate of radioactive decay cannot be controlled, but that of nuclear fission can be controlled. तो 6 का यही ऑप्शन मुझे करेक्ट है एक्चुअली। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव कंडीशंस पे मेरे पास न्यूक्लियस का स्प्लिट होना मतलब कैसा, फ्यूजन मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा क्योंकि वो हर कोई ऑफ स्टेबल होने की कंडीशंस पे रहेगा, लेकिन हाँ मुझे ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करता हुआ अपने आप तब तक आने की कोशिश करेगा जब तक ऑफ ये कितना मेरे पास किसके इक्वल, रेडियो एक्टिविटी ऑफ इसकी खत्म ना हो जाए। और उसी तरह से फ्यूजन मतलब टू न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन हमारे पास, ये हमारे पास कैसा रहता है, फ्यूजन जो है वो हमारे पास किस में रहता है, कंट्रोल में रहता है। तो फ्यूजन एक कंट्रोलिंग प्रोसेस है बट फ्यूजन एक कंट्रोलिंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो 6 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो यही ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज attractive and charge dependent, ऐसा भी नहीं हो फिर न्यूक्लियाई ऑफ एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स are known as a isobar, ठीक है। wavelength of matter wave is given by the de Broglie formula but that of photons is not given by the same formula। तो 6 का जो आपके पास ऑप्शन करेक्ट है एक्चुअल में वो सिर्फ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, a nuclear disintegrated into two nuclear part which have their velocities in ratio 2:1, ratio of their nuclear size will be। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर एक डिसइंटीग्रेट हुआ टू न्यूक्लियस पार्ट में, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक न्यूक्लियर था जो कि मेरे पास जिसका मास m था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। किसी भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा, एक m1 हुआ होगा और एक कौन सा हुआ होगा, m2 हुआ होगा, ठीक। और क्वेश्चंस के हिसाब से ये बोल रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी का रेशियो है v1 और v2 का जो रेशियो है v1 बाय v2 का जो रेशियो है वो 2:1, ठीक। आपको ये मालूम है कि जब न्यूक्लियस का कैसा डिसइंटीग्रेशन होता है या टू पार्ट्स में स्प्लिट होना स्टार्ट हो रहा होगा, तो चाहे जो हो जाए एक चीज सेम रहेगा, मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। p1 और p2 कैसा, इक्वल हो गया। मतलब ये कहा जाए कि m1 इंटू v1 की जो वैल्यू है वो m2 इंटू किसके इक्वल होगी, v2 के इक्वल होगी, ठीक। अब अगर ये चीज आप देखो तो आपको यहां से समझ में आएगा कि v1 की जो वैल्यूएशन है, किसकी वैल्यूएशन, v1 की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ किसके इक्वल होगी, v2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये m1 हुआ इनटू ऑफ कितना हो गया, v1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ v2 इज इक्वल टू m2 इनटू ऑफ v2, v2 ऑफ क्या हो गया, कैंसिल। ये 2 टाइम्स ऑफ m1 इज इक्वल टू कितना हो गया, m2 हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ मतलब मेरे पास जो पहला मास होगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मास कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि m1 का 2 टाइम्स ऑफ m2 के इक्वल है। ये चीज आप कहां पे देख चुके थे, सेंटर ऑफ मास पे भी देख चुके थे। तो अब क्वेश्चन पे उनके रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, तो 2 इज इक्वल टू मास ऑफ आपके पास कितना होगा, डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, हाँ लेकिन एक चीज के कारण चेंजेस हो रहा होगा, 4 पाई इंटू r1 का क्यूब इज इक्वल टू कितना, रो इंटू 4 बाई ऑफ 3 इंटू पाई इंटू r2 का कैसा क्यूब। ये टर्म्स और ये टर्म्स ऑफ कैंसिल, रो और रो क्या हो गया, कैंसिल। तो 2r1 का क्यूब इज इक्वल टू ऑफ r2 का कैसा हो गया, क्यूब हो गया। तो मतलब r1 बाई ऑफ r2 की जो वैल्यूएशन है तो 1 बाई 2 की पावर में कितना हो गया, 1 बाई ऑफ 3 हो गया। तो मतलब जो सेवेंथ का ऑप्शन करेक्ट हमें दिखेगा वो कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा डी ऑप्शन ऑफ कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद एट्थ में चलते हैं हम। तो एट्थ में हमारे पास क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। क्या है, द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ, मतलब न्यूक्लियस के अंदर साइड इलेक्ट्रॉन क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो क्या बोल रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन द बीटा डीके इज मच लेस देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। De Broglie wavelength associated with the electron in beta decay is much greater than the size of nucleus। तो ये ऑप्शंस ऑफ कैसा है मेरे पास, सही है। अगर न्यूक्लियस की बीटा की डीके की वैल्यू न्यूक्लियस के साइज से कम होती डी ब्रोगली ऑफ वेवलेंथ पे, तो कैसे ऑफ एग्जिस्टेंस, एक्चुअल में क्या बोल रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन
इन बीटा माइनस ऑफ डीके इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द कैसा है न्यूक्लियस होगा। तो 8th का जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सिंपल स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अब जैसे इस क्वेश्चन पे बात करें तो इस क्वेश्चन पे क्या है, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल नंबर Ne as a function of beta energy emitted from radioactive sources। तो मतलब एक एनर्जी स्पेक्ट्रम बीटा पार्टिकल का नंबर ऑफ कैसा न्यूट्रॉन से नंबर ऑफ मेरे पास के अमाउंट से गिवन n के अमाउंट से, ठीक है, या नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के हिसाब से गिवन है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन पे बोल रहा है कि मेरे पास कौन सा ग्राफ ऑफ पॉसिबल है। तो एक्चुअल में ग्राफ ऑफ ऑप्शन सी पॉसिबल है। ये तो रेडियो एक्टिव डीके के लिए है, लेकिन ये किसके बीटा माइनस ऑफ फॉर्मेट के लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के फॉर्मेट से, कि पहले एक पॉइंट तक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सबसे मैक्सिमम और फिर धीरे 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 वैल्यूएशन ऑफ कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सिर्फ किसी एक अमाउंट पे सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद के अमाउंट पे एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन मेरे पास क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर, मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की बात कर रहा है, एज अ फंक्शन ऑफ बीटा एनर्जी emitted फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सोर्सेज एमिट हो रहा है। तो मेरे पास ये बोल रहा है कि किसके लिए ओप मेरे पास ग्राफ सही है। तो आपको मालूम है कि सबसे फर्स्ट ओप के लिए जब भी आप कर्व देखते हो तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे स्टेबल ऑफ पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ सबसे ज्यादा होता है। इसके इधर फ्यूजन दिखना स्टार्ट होता है और इसके इस साइड ऑफ कौन सा फ्यूजन ऑफ दिखना स्टार्ट होता है। तो 9th का एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एम AZ, MP and Mn denoted the mass of nucleus XZ, proton and neutron respectively in units of U. 1 U is equal to 931.5 mega electron volt upon of कौन सा C square and binding energy present its bonding energy in mega electron volt then। तो एक्चुअल में इस सभी में इक्वेशंस कौन सा सही है मुझे ये बस बताना है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशंस ऑफ में देखने को मिले हमें तो सबसे पहले तो आप देखो, चाहे जैसी भी कंडीशंस हो, बी और सी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट मर्ज नहीं कर रहा है, यूनिट ऑफ मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मेरे पास एक किसमें है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इधर किसका कंपैरिजन हो रहा है, मास का कंपेयर हो रहा है। तो एटलीस्ट सी स्क्वायर से तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब दो ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, या तो ए हो सकता है या कौन सा हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। प्रोटॉन, अब मेरे पास ये गिवन है कि ये मेरे पास इस फॉर्मेट में है, इन यूनिट ऑफ यू की भी गिवन है, एंड बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट इट्स बॉन्डिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्मेट में। तो देखिए, जैसे अगर इसके सबसे फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट की बात की जाए तो मेरे पास कौन सा है, एम ए और कौन सा जे, ठीक है। अब ये सब्सटेंस ऑफ की अगर मैं बात करूं तो बाइंडिंग ऑफ एनर्जी कैसा होता है, रिड्यूसेस मास, या फिर मेरे पास मास डिफेक्टेड इनटू ऑफ सी स्क्वायर कहते हो। तो एक्चुअल में आप क्या कंसीडरेशंस करते हो कि एक्सेप्टेशंस मास माइनस ऑफ एक्चुअल मास का जो सब्सट्रैक्शन होता है, कौन सा एक्चुअल मास माइनस ऑफ कौन सा, सॉरी, एक्सेप्टेड मास माइनस ऑफ एक्चुअल मास के जो सब्सट्रैक्शन से मेरे पास मास का जो अमाउंट बचता है उसको आप डिफेक्टेड मास कहते हो, इनटू सी स्क्वायर, यही आपके पास बाइंडिंग एनर्जी निकल के आता है। तो मुझे कुछ करना नहीं है इस फॉर्मेट में, मुझे सिंपल सा कैसा नंबर ऑफ कैसा है यहाँ पे जेड की वैल्यू, इसका जो भी मास होगा ये हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, ये जेड माइनस ऑफ, और हमेशा आप समझते हो कि आपका जो एक्सेप्टेड मास है वो कैसा होता है, हमेशा ग्रेटर देन ऑफ कैसा होता है मेरे पास, आप ये जानते हो कि जो एक्सेप्टेड ऑफ मास है वो हमेशा एक्चुअल मास से कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो एक्चुअल में कैसा कि मेरे पास किसी भी न्यूक्लियस में अगर ऐसा आप काउंटिंग करो कि मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के मास के इंडिविजुअल के एडिशन ऑफ करूं और वही एक्चुअल मास है, तो कभी नहीं हो सकता। वो एक्सेप्टेड ऑफ मास है, एक्चुअल मास की वैल्यूएशन हमेशा एक्सेप्टेड ऑफ मास से कैसी होती है, कम होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास यहाँ जो एक्चुअल मास गिवन है वो एम ए और कौन सा जेड है, इस पे मैं बाइंडिंग एनर्जी
और अपॉन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ऑफ सी का स्क्वायर रूट जब ऐड कर दूंगा तो एक्चुअल में एक्सेप्टेड मास आएगा, जहां पे जेड ऑफ मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई, और मेरे पास एक ऐसा एटॉमिक मास ऑफ है, तो मैं क्या किया, एटॉमिक मास से नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्सट्रैक्ट करके मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, तो ये ऑफ इक्वेशन तब इक्वल होगी आपके पास। और यहां से आपको समझ में आया कि a माइनस ऑफ जेड अब ये दूसरे साइड जाएगा, तो जब आप इसे सॉल्व भी करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यही अमाउंट ऑफ कौन सा हो जाएगा, बीई बाई ऑफ सी स्क्वायर। तो हमारे पास ऑलरेडी दो ही ऑप्शन बच रहे थे, जिसमें से डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया और एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, वो भी कौन सा, 10th का फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है कि हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विथ इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक, तो मतलब ये बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस किस तरह से वेरी करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपको ये मालूम है, जस्ट आप कुछ देर पहले देखे थे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस है, तो पहले क्या होता है कि मेरे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू, अगर ये मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस और इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ की बात करूं, तो जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो पहले ये वैल्यूएशन ऑफ इंक्रीज होगी, और तब तक इंक्रीज होगी जब तक कि ये मेरे पास जिसका एटॉमिक मास ऑफ 56 ना पहुंच जाए, मतलब Fe के इक्विवेलेंट आसपास ना पहुंच जाए, तब तक ये वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इंक्रीज करेगी और फिर उसके बाद डिक्रीज करेगी। तभी तो आप काउंटिंग करते थे कि इस साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्यूजन, और इस साइड क्या देखने को मिलता था, फ्यूजन मिलता था। तो 11th का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, डी है। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोस ए सीरीज ऑफ डीके अकॉर्डिंग टू द स्कीम। ठीक, इफ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ए आर कितना है मेरे पास 180 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ कितना है 72, ठीक है रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट आर दीज नंबर ऑफ ए4 पे क्या होगा। सही, सबसे पहले तो आपके पास 180 ऑफ मेरे पास इसका एटॉमिक मास था, 72 इसका एटॉमिक नंबर था। ये ए सब्सटेंस था, अल्फा डीके हुआ, कौन सा डीके हुआ, अल्फा डीके हुआ, मतलब 4He2 हो गया, ये अल्फा डीके ही है। ठीक है, अब अगर इस अल्फा डीके में बात किया जाए तो न्यूक्लियस के, मतलब न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन का जो अमाउंट कम होगा वो कितना हो जाएगा, चुपचाप मैं 4 कम कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू अब कितनी हो गई 176 A1, और ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर उसके बाद बीटा की बात करें, तो बीटा की अगर बात कर रहे हैं तो बीटा में मेरे पास क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होता है क्या, नहीं होता है, या तो प्रोटॉन का अमाउंट ही चेंज हो रहा होगा, बीटा बस लिखा है तो प्लस ऑफ की बात हो रही होगी, तो मेरे पास प्रोटॉन का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 71, और ये कौन सा A2, और ये कौन सा हो गया मेरे पास यहाँ पर से 176 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में A3 की बात करें तो ये कौन सा है, अल्फा ऑफ पार्टिकल है, तो जहां पर से 71 में से अगर 2 गया तो ये कितना हो गया 69, और ये कितना हो गया 173 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में गामा ऑफ का जो अमाउंट है, तो गामा तो एक न्यूट्रल ऑफ अमाउंट है। ठीक, और अगर न्यूट्रल ऑफ है तो मेरे पास न्यूट्रल है, तो A4 में भी यही चीज तो होती चली जाएगी, तो जहां से हुआ 173, 173 नहीं होगा क्या, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैं, अल्फा में 4 जाएगा ना, सॉरी 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 172, तो 172 69 के लिए दो ही ऑप्शन है, 172 के लिए मतलब मेरे पास 12th का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इफ ए न्यूट्रॉन ब्रेक इनटू ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, then the energy released during this process is mass of neutron given है, mass of proton given, ठीक है, mass of electron भी given। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास एक्चुअल में एक न्यूट्रॉन था जो कि ब्रेक हुआ है एक अल्फा के, सॉरी किस में हुआ है,
एक प्रोटॉन के फॉर्मेट में हुआ है, मतलब एक हाइड्रोजन ऑफ एटम, और एक किसके फॉर्मेट में, एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में ब्रेक हुआ है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन में कह रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, न्यूट्रॉन ऑफ ब्रेक हो गया, मतलब ये कैसा है, एंटी न्यूटोनियन है, या बीटा माइनस डीके। कौन सा डीके है, बीटा माइनस डीके है, प्लस ऑफ ये क्यू वैल्यूएशन ऑफ की बात कर रहा है, ठीक। तो एक्चुअल में सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस में मेरे पास कितनी ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, ये सिंपल सा क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले तो हमारे पास मास डिफेक्ट हम काउंटिंग करें, तो मास डिफेक्ट में हमारे पास होगा कितना, मास ऑफ कौन सा, न्यूट्रॉन, माइनस ऑफ मास ऑफ कौन सा, प्रोटॉन के लिए बात करेंगे, ठीक है, या हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, या फिर माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, मास ऑफ। मेरे पास ये मतलब रिएक्टेंस में से मैं किसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, एलिमेंट्स जो बन रहे हैं, प्रोडक्ट जो बन रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जो की वैल्यूएशन ऑफ न्यूट्रॉन की कितनी हो गई मेरे पास, 1.6725 माइनस ऑफ इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 27। ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई हाइड्रोजन की, ऑफ मेरे पास मतलब प्रोटॉन के लिए 1.6725 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 27, ठीक। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल ही काउंटिंग किया, माइनस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हमारे पास, 9 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 30, ठीक है। मतलब इतना ऑफ अमाउंट का मास ऑफ क्या हुआ है मेरे पास, रिड्यूस हुआ, ठीक है। मेरे पास अमाउंट ऑफ कितना हुआ, माइनस ऑफ 9 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 31 केजी हुआ, ठीक है। ये निगेटिव ऑफ सिंबल होगा, तो जहां पर से अगर मुझे एनर्जी काउंटिंग करना है तो डेल एम की जो इंटू ऑफ कौन सा कर सकता हूं मैं, सी स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। ये डेल एम की वैल्यू आई है, अब यू के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि 1 यू की वैल्यू तो हमें मालूम है कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्क्वायर अपॉन ऑफ सी स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। अब नहीं है, ये हमारे पास केजी में है, तो हमें इसमें कुछ करना भी नहीं है। तो ये मेरे पास कैसा हुआ, ई की जो वैल्यूएशन होगी, अब ये निगेटिव सिंबल ये बता रहा है कि मेरे पास एनर्जी क्या हो रही है, मेरे पास एनर्जी रिलीज्ड हो रही है, क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, जहां से डेल एम इंटू ऑफ सी का स्क्वायर हुआ, मतलब 9 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 31, और सी की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यूएशन होती है हमारे पास कितनी होती है, आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो 3 इंटू 10 पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और मुझे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, मतलब ये कंफर्म है कि 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 19 से डिवाइड करना है। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 81, और ये 31, और ये मेरे पास कितना हुआ, 10 पावर ऑफ माइनस 31 प्लस ऑफ 16, और ये प्लस ऑफ कितना हो गया, 19, और डिवाइडेड बाय ऑफ 1 पॉइंट ऑफ कितना हो गया, 6 हो गया। तो मतलब अगर मैं कहूं तो 81 को अगर मैं डिवाइड करूं, 81 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 पॉइंट ऑफ 6 किया, तो ये वैल्यूएशन ऑफ आ जाएगी मुझे कितना, 5 पॉइंट कितना, 50 पॉइंट ऑफ 6 के आसपास आएगा, ठीक है। 62 इंटू ऑफ अगर मैं देखूं तो इसके एक्सपोनेंट में कितना हो जाएगा मेरे पास, 16 प्लस ऑफ कितना, 19 माइनस ऑफ कौन सा, 30, मतलब ये वैल्यूएशन ऑफ 10 द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब अगर मैं देखूं तो ये तो यह वैल्यू है, ये वैल्यू हो सकती है, या तो ये वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी, 0.50 या 51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 10 द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 13 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि इफ रेडियस ऑफ 27 AI सॉरी AL 12 nucleus is taken to be RAL, then the radius of कितना है मेरे पास 125 T53 टू न्यूक्लियस इज नियरली, कितना होगा ये मुझे सिंपल से बताना है। तो देखिए आर ए आई की जो वैल्यूएशन ऑफ सॉरी आर ए एल की जो वैल्यूएशन ऑफ गिवन है क्वेश्चन पे, उसके हिसाब से जो रेडियस होती है हमारे पास आर नॉट इंटू ए की पावर में 1/3 होती है, जहां पर से आर नॉट ए की वैल्यूएशन ऑफ कितना मेरे पास ए एल के लिए 27 की पावर में 1 बाई ऑफ कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ऑफ 3 कितना हो गया R नॉट। सिमिलर ऑफ वे में अगर बात की जाए तो इसी तरह से RTE की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी R नॉट A की पावर में कितना 1 बाय ऑफ 3, ये R नॉट A की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी 125 की पावर में 1 बाय ऑफ 3, मतलब ये लगभग लगभग वो कितना हो जाएगा 5 R नॉट हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये हुआ तो सिंपल सा हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं कि RTE अपॉन ऑफ RAL इज इक्वल टू 3 R नॉट अपॉन ऑफ कौन सा 5 R नॉट। R नॉट कैंसिल, तो RTE की जो वैल्यू होगी वो 3 बाई 5 RAL हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितना 3 बाई 5 AL हो जाएगा। तो ये मेरे पास किसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 का। मुझे RTE की वैल्यू पूछा है ना, हाँ RT की वैल्यू पूछा है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं ऑप्शन, अरे नहीं यार, सॉरी सॉरी, ये लिखने में मिस्टेक हो गया। RTE की जो वैल्यूएशन हो 5 R नोट है और ये RAL की वैल्यू हो 3 R नोट है। R नोट कैंसिल हो गया तो RTE अपॉन ऑफ RAL की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी 5 बाय ऑफ 3 हो जाएगी। तो ये बी ऑप्शन नहीं करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स प्लॉट अगेंस्ट द मास नंबर फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई इज शोन इन फिगर व्हिच ऑफ कर्व इज करेक्ट। आपको बार बार ये थर्ड टाइम्स ऑफ ये क्वेश्चन आ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस मास ऑफ नंबर के साथ इस तरह से चेंज होते हुए चला जाता है कि जो कि ऑप्शन सिर्फ आपको एक ही कर्व दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर फिर डिक्रीज मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे होता है जब नंबर ऑफ मास की वैल्यू कितना होता है 56 होता है। ठीक है, सॉरी ए की वैल्यू ऑफ कितना होता है 56 होता है। ठीक, बाकी देखिए आपको यहाँ से डी ऑफ लिनियरली बढ़ता हुआ दिख रहा है, लास्ट में चेंज हुआ है, डी ऑफ बी भी ऐसा ही दिख रहा है और ए तो डिक्रीज होता है। तो ले देखिए एक ही ऑप्शन करेक्ट है 15 का कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट ए decay into element C by two step process। A से कहाँ के लिए बीटा प्लस ऑफ 2He4 बन के आया एंड B से कहाँ के लिए C प्लस ऑफ 2E बन के आया। ठीक है, तो एक्चुअल में जब A से B के लिए गया तो एक अल्फा डीके ऑफ देखने को मिला, जहां पे B पे क्या है मेरे पास, अगर एजम्पशंस कर रहा हूँ कि यहाँ X और Y पूछ रहा होगा तो मेरे पास x माइनस ऑफ 2 और y माइनस ऑफ कितना हो गया होगा 4 हो गया होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर से ये 2He और कितना हुआ 4 हुआ, फिर सिमिलरली ये B जो है ये x माइनस ऑफ 2 और y माइनस ऑफ 4 जो है ये कन्वर्ट हुआ C प्लस ऑफ किसमें 2E माइनस में। अब इसमें हो क्या रहा है कि 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं। तो ये 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ कहां से रहे हैं, एक्चुअल में 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर A है ये क्या कर रहा है, मतलब जो A है एटॉमिक नंबर जिसमें न्यूट्रॉन है, इसका जो न्यूट्रॉन है वो क्या कन्वर्ट कर रहा है एक पॉजिटिव में और एक किस में निगेटिव में, और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ निगेटिव है तो मतलब कितना टोटल 2 पॉजिटिव हो रहा है और 2 नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि दोनों के चार्जेस कैसे सेम है बट मास ऑफ किसके क्रॉस में है, न्यूट्रॉन के क्रॉस में रहेगा। तो अगर ये 2p है और ये 2e माइनस है तो एक्चुअल में एक ऐसा डीके है बीटा माइनस डीके, ये एंटी न्यूटोनियन निकल के आएगा जहां पर से ये 2p हुआ। तो अब ये क्या करेगा कि मेरे पास ऊपर साइड ऑफ जो C में है तो ऊपर के एटॉमिक मास में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बट क्योंकि दो न्यूट्रॉन ऑफ किसमें दो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, लेकिन मेरे पास एटॉमिक ऑफ मास में कन्वर्जन नहीं हुआ लेकिन एटॉमिक नंबर में चेंजेस हुआ है। केमिक आइसोटोप्स का मतलब यही होता है कि जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेम रहेगा लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ऑफ रहेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए ये कितना हुआ मेरे पास, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी कितना x है, तो ये कैसा निकलेगा A और C आइसोटोप्स है, तो A एंड C कैसा है आइसोटोप्स है। ठीक है,
तो ए और सी मेरे पास कैसे हो गए आइसोटोपिक, इनके एटॉमिक नंबर कैसे हैं सेम है, और केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को उसके एटॉमिक नंबर से ही देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोला है, एक टाइम t इज इक्वल टू 0 n1 न्यूक्लियाई ऑफ डीके कांस्टेंट कितना है लैम्डा 1 एंड n2 न्यूक्लियाई ऑफ डीके कांस्टेंट कितना है लैम्डा 2 आर मिक्स्ड, द डीके रेट ऑफ मिक्सचर इज कितना होगा, ये बताना है कि डीके रेट ऑफ मिक्सचर की वैल्यूएशन कितना होगा जब दोनों को मिक्स कर देंगे। तो जब दोनों को अगर मैं मिक्स किया तो फॉर एग्जांपल एक डीके ऑफ रेट की वैल्यू है एन, जो कि फंक्शन ऑफ टी की वैल्यूएशन है, जो कि n1 इंटू ऑफ कितना है मेरे पास n1 के लिए टी ऑफ हुआ और प्लस ऑफ n2 के लिए भी कितना हुआ टी हुआ। आप किसी टाइम ऑफ टाइम पे और किसी टाइम पे पहले ऑफ सब्सटेंस के लिए अगर डीके की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो n1 e दी पावर ऑफ माइनस लेमडा 1 डॉट ऑफ टी हो जाएगा, और सिमिलर सेकेंड वाले टर्म्स के लिए e दी पावर ऑफ माइनस लेमडा 2 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा लेमडा 2 लेमडा 2 इंटू ऑफ टी, और ये कितना हो गया एन टी हो गया। अब मुझे क्या बोल रहा था डीके रेट ऑफ मिक्सचर, तो डीके रेट ऑफ मिक्सचर की बात कर रहा है, मतलब मुझे ये डी एन बाई ऑफ डी टी की बात कर रहा है, तो इसे एक बार सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया n1, ये टर्म ऑफ डिफरेंशिएट हुआ तो माइनस लेमडा 1 और e दी पावर ऑफ माइनस लेमडा 1 इंटू टी प्लस ऑफ n2, और ये माइनस ऑफ लेमडा 2 e दी पावर ऑफ माइनस लेमडा 2 डॉट टी हो। ठीक है, सिंपल सा माइनस सिंबल को कॉमन ले लेते हैं, तो ये n1 इंटू लेमडा 1 e दी पावर ऑफ माइनस लेमडा 1 इंटू टी प्लस ऑफ n2 इंटू लेमडा 2 e दी पावर ऑफ माइनस लेमडा 2 डॉट ऑफ कितना है टी है, और ये वैल्यूएशन ऑफ dn बाई ऑफ कितना हो गया dt हो गया, मतलब मिक्सचर का ऑफ डीके रेट की वैल्यूएशन ऑफ कुछ इतना आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 17 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास कितना है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इनिशियली एट रेस्ट, ठीक, emit an alpha particle with speed of कितना है मेरे पास v, the recoil speed of daughter nuclei is, तो daughter nuclei की स्पीड कितनी होगी, बस मुझे सिंपल सा ये बताना। ठीक है, क्या कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ए है, वो किसमें है रेस्ट पे है, और एमिट कर रहा है कैसा एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, मतलब एक कोई एक्स है जिसके ए ऑफ अमाउंट है मास नंबर, और ये क्या कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है एमिट कर रहा है। ठीक है, तो बस x ऑफ निकल के कैसा y ऑफ कन्वर्ट करने की कोशिश किया, तो a माइनस ऑफ कितना हो गया 4 हो गया। तो मुझे क्या करना अल्फा पार्टिकल की स्पीड बताना। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में चाहे जो हो जाए, चाहे जैसा भी हो, मेरे पास एक चीज क्लियर है आपको कि चाहे जैसा भी हो आपके पास मोमेंटम कैसा रहेगा कंजर्व रहेगा। तो अगर मोमेंटम कंजर्व है तो फाइनल कंडीशन तो मेरे पास इनिशियली ऑफ कैसा है 0 है, और ये पूरा कैसा p फाइनल है, तो ये p फाइनल पे मेरे पास कितना होगा a माइनस ऑफ 4, ठीक, इंटू ऑफ कितना मास ऑफ कौन सा हो गया y का, ये फिर मास ऑफ मेरे पास कैसा है ये एटॉमिक मास इसका आ चुका है, और एक मेरे पास मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से कर लूं या प्रोटॉन के किसी भी एक अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लूं। ठीक है, इंटू ऑफ कितना हो गया मेरे पास ये टोटल मास ऑफ इसके न्यूक्लियस की आ जाएगा। ठीक है, इंटू ऑफ वेलोसिटी ऑफ कितना मैं इसको कंसीडर कर लिया हूँ वी वाई कंसीडर कर लिया। सिमिलर ऑफ स्टेप में अल्फा पार्टिकल के लिए मेरे पास उसके न्यूक्लियस में एटॉमिक मास नंबर कितने हैं 4 है, और मास ऑफ चाहे एक प्रोटॉन ले लेता हूँ या चाहे मेरे पास एक न्यूट्रॉन ले लेता हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन दोनों का मास कैसा है सेम है, सॉरी मुझे लगता है यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन में से कोई एक भी ले लेते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेटली दोनों को कैसा इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास हुआ, और वेलोसिटी ऑफ कौन सा हो गया हीलियम। ठीक है, अगर ये चीज हुआ जहां पर से हमारे पास कैसा अल्फा पार्टिकल विथ स्पीड ऑफ इनिशियली एट रेस्ट एमिट एन अल्फा पार्टिकल विथ स्पीड ऑफ कैसा है v है, अगर v ऑफ स्पीड से मेरे पास अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो रिकॉइल स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बताना है, मतलब v ऑफ किसकी बात कर रहा है y की बात कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं इसे दूसरे साइड लेके गया तो a माइनस ऑफ 4, और ये कितना हुआ m, और ये vy
इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4m और इंटू कौन सा हुआ VH, और m और m क्या हो गया कैंसिल, तो Vy की जो वैल्यूएशन होगी वो माइनस ऑफ 4, और नेक्स्ट स्टेप में वेलोसिटी ऑफ हीलियम क्वेश्चन में गिवन है v है, और ये a माइनस ऑफ 4 है, ये निगेटिव सिंबल ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है, बस होगी इस चीज की बात कर रहा है कि मतलब किससे न्यूक्लियस में जो ये हुआ कैसा अल्फा डीके जो हुआ, तो इसमें से कैसा अल्फा की पार्टिकल्स की जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन है उससे जस्ट ऑफ अपोजिट किसका है, ये जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरे पास ये वैल्यू है 4b अपॉन ऑफ a माइनस ऑफ कौन सा 4, तो 18 का कौन सा करेक्ट है अपने पास, सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन में मेरे पास क्या बोल रहा है यहाँ पर से कि कंसीडर ए रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ 1 मिनट, ठीक है। If one of the nuclei decay now, the next one will be decay. मेरे पास ये बोल रहा है कि जैसे एक रेडियो एक्टिव है मतलब जिसका हाफ लाइफ टाइम कितना 1 मिनट है, अगर मेरे पास वन न्यूक्लियाई जो है अभी डिके कर गया तो नेक्स्ट कब करेगा, तो हर टाइम करते रहेगा आफ्टर एनी टाइम, अभी भी हो सकता है या 10 मिनट बाद भी हो सकता है, उसका कोई भी फिक्सेस नहीं है कि आफ्टर 1 मिनट होगा या आफ्टर ऑफ इतना होगा या नहीं होगा, वो उसकी रेडियो एक्टिविटी पे बस डिपेंड करता है। तो 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए न्यूक्लियस विथ एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू 92 emit the following in a sequence अल्फा बीटा माइनस अल्फा 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 बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस और अल्फा, इस तरह से डिके होते गया है। तो ये बोल रहा है देन z इज इक्वल टू रिजल्टिंग न्यूक्लियस ऑफ कितना होगा, ये सिंपल सा मुझे बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले जेड ऑफ मेरे पास कुछ ना कुछ था, मान के चलते हैं एक सिंपल सा फॉर्मेट काउंटिंग करके चलते हैं कि पहले ऑफ कितना है हमारे पास 92 है, कितना है मेरे पास 92, इसमें से अगर जेड की वैल्यू ऑफ 92 है तो अल्फा डीके में किसमें अल्फा डीके में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो निकलेगा वो कितने निकलेंगे 2 निकल रहे हैं, ठीक है। और मेरे पास बीटा माइनस में क्या होता है कि एक्चुअल में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है किसमें प्रोटॉन में और निगेटिव ऑफ चार्जेस में, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोटॉन का अमाउंट क्या होता है एक इंक्रीज होके आता है, और बीटा प्लस में क्या होता है ये न्यूटोनियन ऑफ कॉन्सेप्ट कहलाता है, एक प्रोटॉन ऑफ कन्वर्ट हो जाता है किसमें न्यूट्रॉन में और किसमें कन्वर्ट हो जाता है निगेटिव ऑफ चार्जेस निकल के जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ मेरे पास इस तरह से चल रहा है, ठीक है। चलो पहले देखते हैं क्या क्या चीज है और क्या नहीं है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले वो देखना स्टार्ट करें तो अल्फा कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स, कितना टाइम्स है 8 टाइम्स ऑफ अल्फा है, तो 8 इंटू 2 ऑफ डायरेक्टली कैसा हो गया सब्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और बीटा माइनस डीके कितना है 1 2 3 और ये कितना 4, 4 टाइम्स ऑफ है मतलब मेरे पास 4 टाइम्स क्या हुआ होगा इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि बीटा माइनस डीके में एक पॉजिटिव ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। और बीटा प्लस डीके में एक पॉजिटिव ऑफ चार्जेस निकल के गया होता है, एक प्रोटॉन है तो उससे उतना अमाउंट का चार्ज निकल जाता है और एक कैसा बनता है न्यूट्रॉन बन के आता है, ठीक है। तो मतलब ये बीटा प्लस डीके जो होता है उसको आप न्यूटोनियन कहते हो, ठीक है। जहां पर से एक क्या हो रहा होता है सब्सट्रैक्ट हो रहा होता है, तो कितने एलिमेंट्स है दो बार, ठीक। ये 92 माइनस ऑफ 16 प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2, 16 और प्लस 2 कितना हो गया मेरे पास 18, और 18 में से 4 हो गया तो मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से 14 हो गया, ठीक है। 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 माइनस ऑफ 1 कितना हो गया यहाँ पर से 9 माइनस ऑफ 1 8, और एक और रहा होगा तो मेरे पास ये कितना इसको एक कैरी भी तो दिया होगा ना ये वाले कंडीशंस पे ये कैरी दिया हो, तो यहाँ पर से कितना हो गया मेरे पास 78 हो गया, कितना हो गया 78, तो 20 का जो ऑप्शन करेक्ट हो वो कौन सा है बी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ हाफ लाइफ टाइम ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी इज TA by of TB, ठीक है। द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव डीके कांस्टेंट लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी की वैल्यूएशन ऑफ कितना होगा, ये बोल रहा है कि दो कांस्टेंट है जिनके ऑफ हाफ लाइफ टाइम की वैल्यूएशन जो है वो मेरे पास
कितना है, TA/TB। ठीक, तो आपको ये मालूम होता है कि टी हाफ की जो वैल्यूएशन होती है वो एक्चुअल में ln2/of कितना होता है, लेमडा होता है हाफ टाइम के लिए। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं चाहे जैसा भी हो, ln2 तो ऑलवेज भी कांस्टेंट होता है, 0.693 आप लिख देते हो। तो टी हाफ की जो वैल्यूएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लेमडा है। तो अगर उनके टाइम पीरियड का रेशियो TA/TB है तो उनके वेवलेंथ का जो रेशियो होगा लेमडा बी अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, लेमडा ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होते चलेगा, द रेशियो ऑफ, ओ सॉरी, लेमडा ए अपॉन लेमडा बी की वैल्यूएशन पूछा है, तो लेमडा ए अपॉन लेमडा बी जो होगा वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, टीबी अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, टीए हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा, 21 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चल फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के। नेक्स्ट ऑफ क्या है, इफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फ्यूजन ऑफ ए U-235 nucleus, the number of fusion required per second to produce 1 kilowatt power cell be। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है जो रिलीज होती है फ्यूजन के थ्रू। वो कितना ऑफ मेरे पास, एक सिंगल ऑफ कितना होता है, U की वैल्यू जहां पे कितना है 235 है, कितना है मेरे पास 235 न्यूक्लियस है। द नंबर ऑफ फ्यूजन रिक्वायर्ड पर सेकेंड टू ऑफ मेरे पास प्रोड्यूस 1 किलोवाट, मतलब एक सेकेंड में कितना 1 किलोवाट पावर को क्या करना है, जनरेट करना है। जिसमें से एक फ्यूजन पे कितना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितने नंबर्स के फ्यूजन होंगे, जहां पे P की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितना होगा, पावर इज इक्वल टू एक्चुअल में एनर्जी अपॉन टाइम होता है। और एक एनर्जी के लिए मुझे लिखा, लेकिन कितने नंबर्स होंगे, तो जितने नंबर्स होंगे तो उसमें एनर्जी अपॉन क्या कर दिए, टाइम कर दिए। पावर की वैल्यू 1 किलोवाट है, मतलब 1 into 10 the power of कितना 3 हो गया, और ये कितना हो गया, n हो गया। एनर्जी की वैल्यूएशन ऑफ कितना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मतलब 200 into 10 the power of 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1.6 into 10 the power of -19। ठीक है, और टाइम की वैल्यूएशन पूछा है 1 सेकंड के लिए, तो एक सिंपल सा ऐसा फॉर्मेट हो गया। ठीक, तो n की जो वैल्यूएशन होगी वो 10 the power of 3 अपॉन ऑफ कितना हुआ 200 into 10 the power of 6 into 1.6 into 10 the power of -19 हो गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये दिखना स्टार्ट होगा कि n इज इक्वल टू, अगर मैं सिंपल से इसे सॉल्व किया 10 the power of 3 माइनस ऑफ 6 हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब 10 दी पावर ऑफ 16 कैसा हो जाएगा मेरे पास, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 216 हुआ, और 10 दी पावर ऑफ -2, 2 ऑफ कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, लेवल ऑफ 14 हो जाएगा, 2 into ऑफ कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। ठीक, तो ये नम सॉरी n बाई ऑफ t की वैल्यू पूछा है ना, नंबर ऑफ फ्यूजन रिक्वायर्ड पर सेकंड, सॉरी 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 n बाई ऑफ t की वैल्यू पूछा, ठीक है, ठीक, n बाई ऑफ t हो गया। तो बस सिंपल सा एक फॉर्मेट है कि मुझे क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 पॉइंट ऑफ कौन सा, ये 6 हुआ। तो जहां पर से ये n बाई ऑफ t की जो वैल्यूएशन है वो कितना हो जाएगा मुझे 0.3125, ठीक है, इनटू ऑफ 10 दी पावर ऑफ कितना 14 है, मतलब 3.125 इनटू ऑफ 10 दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास 13 हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे ये दिखेगा ऑप्शन नंबर ऑफ, ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्चुअल में हमें बोल क्या रहा है कि इन ए रेडियो एक्टिव मटेरियल द एक्टिविटी एट टाइम t1 इज r1 एंड एट a later time t2 is r2 if the decay constant of the material is lambda then वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, मुझे सिंपल सा ये बताना, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि पहले अगर मान के चलिए किसी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे आर नॉट था, इनिशियल टाइम एकदम इनिशियल पे मैं कहीं पर ये एज्यूम कर लेता हूँ आर नॉट, तो किसी टाइम ऑफ t1 पे मेरे पास इसका डीके की जो वैल्यूएशन वो r1 है, तो मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ कि r नॉट इंटू ई दी पावर ऑफ माइनस लेमडा 1 इंटू कितना है t1, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, सेम मटेरियल है तो रेडियो एक्टिविटी ऑफ सेम रहेगा, तो रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट भी लेमडा भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा।
सिमिलर ऑफ R2 की जो वैल्यूएशन है तो वो R0 e दी पावर ऑफ माइनस लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे यहाँ तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन पे एक्चुअल में बोल क्या रहा है कि मेरे पास इफ द डीके कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज लैम्डा, देन R2 की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, सॉरी R1 की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, मुझे बस इस फॉर्मेट में वैल्यू बतानी है। तो R1 की वैल्यूएशन के लिए अगर R2 के फॉर्मेट से देखा जाए तो मेरे पास यहाँ से सबसे पहले मैं सिर्फ R0 को रिप्लेस कर दूं, क्योंकि सारे R1 के आंसर R2 के फॉर्मेट में है। तो ये कितना हुआ मेरे पास, R0 की वैल्यू R2 e दी पावर ऑफ प्लस लेमडा इंटू कितना हो गया, TU। ठीक, ये इधर जाएगा डिवीजन में और रेशियो पे रहेगा तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यूएशन को बस यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो R1 इज इक्वल टू R0 की वैल्यू कितना हुआ, R2 e दी पावर लेमडा डॉट ऑफ T2, और ये माइ इनटू ऑफ कितना हो गया, e दी पावर ऑफ माइनस लेमडा डॉट ऑफ T1। जहां से R1 इज इक्वल टू कितना हुआ, R2 e की पावर में ऑफ लेमडा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्लेसेस पे लेमडा को ही कॉमन लिया है, तो ये मेरे पास, सॉरी माइनस लेमडा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरे पास कितना हुआ, T1 माइनस ऑफ T2 हो गया। मतलब मेरे पास ले दे के एक ही ऑप्शन करेक्ट हुआ, वो भी 23 का कौन सा ऑप्शन, D1। देखिए 21 का ए भी उसी तरह से दिख रहा है, बट यहाँ पे T1 माइनस ऑफ कितना है, T2 है, और वहां पे T1 माइनस ऑफ T2 वहां पर भी, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो 23 का जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो मेरे पास कौन सा हो गया, डी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले। चलिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं तो हमारे पास क्या बोल रहा है, इन दी ऑप्शन गिवन बिलो इफ E denote the rest mass energy of nucleus and a neutron and and small n a neutron, the correct option is, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये मुझे सिंपल सा बताना है। ठीक है, तो देखिए मुझे करना कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या करना है, सभी के एटॉमिक मास को क्या करते चले जाना है, ऐड करने जाना है। 236 और ये मेरे पास कितना है, 137 प्लस ऑफ कितना, 97 और प्लस ऑफ कितना, 2। तो ये मेरे पास टोटल वैल्यूएशन ऑफ कितनी आ गई, 236 हो गई। ठीक है, और नीचे साइड ऑफ मेरे पास कैसे, ये एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब 236 की एनर्जी ऑफ ज्यादा रही होगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। तो अगर रेडियो एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि मेरे पास जो कैसा एलिमेंट होता है उसकी एनर्जी ऑफ उसके प्रोडक्ट ऑफ से कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो मेरे पास सबसे पहले बैलेंस ही क्या करना है, न्यूट्रॉन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, न्यूट्रॉन को बैलेंस करना है। तो न्यूट्रॉन को जैसे ही मैं बैलेंस किया तो मेरे पास यहाँ पर भी बैलेंस हो रहा है और यहाँ पर भी बैलेंस हो रहा है, बट दोनों पॉइंट पे एक समस्या। अब देखिए अगर मैं नीचे साइड बैलेंस किया थर्ड में तो 140 प्लस ओ कितना है मेरे पास, 94 और प्लस ऑफ कितना है यहाँ पर 2 है, तो ये भी 236 हो रहा है। ठीक, लेकिन आप देखो तो ये सभी में 236 होता चलेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप देखना स्टार्ट करो तो सभी में बैलेंस है, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर सिर्फ ए ही क्यों करेक्ट है। रीजन सबसे पहले ये है कि रेडियो एक्टिव डीके में जो ये एलिमेंट है, जहां से मेरे पास रिएक्टेंट, उसकी ऑफ एनर्जी बचे हुए उसके एलिमेंट या प्रोडक्ट से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तब तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बस में यहाँ पर इसकी ऑफ कैसी एनर्जी के अमाउंट, ये दोनों की एनर्जी कैसी है, ज्यादा है। बाकी सारे में ऑप्शंस पे आप देखिए तो ये यहाँ तक मेरे पास, और अगर ये इक्वल हो गया तो ये तो कोई रेडियो एक्टिविटी ऑफ दिखाएगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी तो पहले ही रॉन्ग हो गया था, सी और बी हो नहीं सकता। तो 24 का सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा और वो भी कौन सा होगा मेरे पास, ए होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखिए तो इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, if the nuclear force between two protons, two neutrons and between proton and neutrons is denoted by O, FPP, FNN and FPN respectively, then
मतलब मेरे पास एक प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स अप्रॉक्सीमेटली ऑफ इक्वल हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अप्रॉक्सीमेटली ऑफ कैसा हो, इक्वल हो अट्रैक्शन या रिपल्शन ऑफ के केसेस में। न्यूक्लियस ऑफ फोर्सेस की बात करें तो लगभग अट्रैक्शन ही रहेगा। हाँ, कूलम्ब्स ऑफ फोर्सेस में रिपल्शन दिखे, लेकिन चाहे जो हो जाए, चाहे जैसी भी कंडीशंस हो दिखे, एक चीज आप मान के चलो कि ये फोर्सेस कभी भी किसी कंडीशंस पे तीनों एक दूसरे के जैसे इक्वल नहीं दिखेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, डी, क्योंकि फोर्स ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन कभी भी अप्रोक्सीमेटली में भी इक्वल नहीं हो सकता फोर्स ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और ये कभी भी इक्वल नहीं होगा फोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच का। ठीक है, ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे से अनइक्वल हमेशा रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारे पास कि in any fusion process the ratio of mass of fusion produced is mass of present मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। हमेशा कैसा होगा, मास ऑफ जो फ्यूजन प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट इधर बन के आ रहा है, और जो प्रोडक्ट ऑफ मेरे पास पेरेंट था, मतलब जो यहाँ पर ऑफ एजम्पशंस किए कि mx जो है ये my प्लस ऑफ इधर कोई सब्सटेंस ऑफ बन के आ रहा है, तो चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी भी कंडीशंस हो, फ्यूजन की कंडीशन में, फ्यूजन की कंडीशंस पे मेरे पास ऑलवेज ऑफ पेरेंट का मास ऑफ कैसा होगा, पेरेंट न्यूक्लियाई का ऑफ हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू फ्यूजन प्रोडक्ट। तो मतलब मेरे पास अगर ये कहा जाए कि डिनोमिनेटर का मास ज्यादा होगा कंपेयर टू न्यूमरेटर के, तो मेरे पास यहाँ पर का अमाउंट ज्यादा होगा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर कैसा होगा, कम होगा, मतलब ये अमाउंट ऑफ कैसा ऑलवेज भी लेस देन ऑफ कैसा होगा, 1 होगा। तो मतलब 26 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसमें एक चीज तो बताना भूल ही गया कि मतलब इक्वल तो कभी नहीं हो सकता। इक्वल नहीं होने के पीछे का रीजन क्या है कि दोनों ऑफ मास अगर इक्वल हो गए तो फिर कहां से रेडियो एक्टिविटी होगी। ठीक है, ग्रेटर देन ऑफ 1 है तो इसमें एक्सटर्नल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, डिपेंड ऑफ द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई नहीं, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वो भी कौन सा, सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑफ क्या बोल रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन पे कि in the above plot of the find of binding energy per nucleon EB against the nuclear mass of M किसका है, A B C D E F corresponding to different nuclei consider 4 reactions। मतलब इनमें से 4 reactions में कौन कौन सी ऑफ reactions possible है। देखिए A और B कंबाइन होके कितना बना रहा है, C बना रहा है। एकदम सही है कि भाई ये दोनों ऑफ मर्ज होके किसके लिए जाएंगे, सी के लिए। मतलब पूरे फॉर्मेट में सभी ये ट्राई मारेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कैसी हो जाए, मेरे पास सबसे टॉप ऑफ पॉइंट पे जाए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस पहले क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। सिमिलर ऑफ मेरे पास कौन सा है, इसके बाद अगर मेरे पास ये बोला है कि डी और ई, सॉरी नेक्स्ट क्या है, सी जो है वो ऑटोमेटिक ऑफ ब्रेक होके ए बी हो, तो ब्रेक इस साइड कभी पॉसिबल है ही नहीं, तो मेरे पास ये ऑप्शन कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। नेक्स्ट ऑफ आंसर में क्या बोल रहा है, डी और ई मर्ज होके क्या बना ले, एफ बना ले। डी और ई मर्ज होके क्या बना ले, एफ हो ले। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं। एक्चुअल में इस साइड ये इस साइड में जाना चाहेंगे, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मैक्सिमम ऑफ के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जहां पे मैक्सिमम है उसके राइट साइड देखो, तो हमेशा कहाँ ट्राई मारेंगे कि लेफ्ट साइड चले जाए, और लेफ्ट साइड वाले पोर्शंस किस साइड ट्राई मारेंगे कि राइट साइड चले जाए। ये रेड वाले पाथ को ये सभी फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से तो मेरे पास ना सी करेक्ट हो रहा है, क्योंकि सी ऑफ इस साइड का ब्रेक होके किस में, ए बी में आ रहा है, तो पीछे आ रहा था, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। और डी ई ब्रेक होके आगे जा रहा है, लेकिन एफ क्या हो रहा है नेक्स्ट ऑफ स्टेप में कि एफ ब्रेक होके कहां पे चला गया, डी और ई पे चला गया, तो ये पॉसिबल है। तो मेरे पास इसके सिर्फ दो पॉसिबल है, फर्स्ट और कौन सा, फोर्थ है। तो 27 का जो करेक्ट है वो कौन सा है अपने पास, डी करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, विच वन इज करेक्ट अबाउट फ्यूजन।
अप्रोक्स 0.1% ऑफ मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ठीक, मोस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फ्यूजन इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसा नहीं, कहीं पर भी ऐसा कन्वर्जन ऑफ मेरे पास फिक्स नहीं, बस हाँ कि 0.1% ऑफ मास का कैसा होना चाहिए, कन्वर्जन इनटू हीट के फॉर्मेट में होना चाहिए। इन फ्यूजन ऑफ U235 अबाउट 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये भी नहीं है, ठीक है, इतना मिनिमम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑन एवरेज 1 न्यूटोनियन इज रिलीज्ड पर फ्यूजन ऑफ, नहीं, सिर्फ एक कंडीशन ऑफ है 28 का फर्स्ट ऑफ, ठीक है। चलिए फिर 29 पे चलते हैं हम लोग। 29 पे क्या है मेरे पास, ए न्यूट्रॉन। क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास ए न्यूट्रॉन traveling with a velocity v, a neutron traveling with a velocity v and kinetic energy कितनी है इसकी, E है, has perfectly elastic head-on collision with a nucleus of an atom of mass number कितना है हमारे पास, A, at rest. The fraction of total energy retained by the neutron is approximately, तो मेरे पास न्यूट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी ये मुझे बताना है, ठीक है। तो एक्चुअल में कितनी एनर्जी वो रख पाएगा, जबकि मेरे पास हो क्या रहा है कि एक न्यूट्रॉन था जो कि कैसा, किसी ऑफ एनर्जी के साथ, ई ऑफ एनर्जी के साथ किसी एक एटॉमिक ऑफ मास, जहां पे इसका मास कितना है, ए पे स्ट्राइक ऑफ किया है, क्या किया है, स्ट्राइक ऑफ किया है, और इसकी वेलोसिटी ऑफ वी है। ये मर्ज होके कैसा काउंटिंग कर रहा है कि ये पॉइंट ऑफ V1 है और यहाँ पर से O एक अमाउंट के बाद ये यहाँ पर से V1 है। अब मेरे पास कैसा V1 वेलोसिटी है, ये मेरे पास कैसा हुआ, सेपरेट हो गया। कैसा क्वेश्चन बोला, एट रेस्ट है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी रिटेन बाय द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अभी भी न्यूट्रॉन के फॉर्मेट में, कहीं पर वो एनर्जी को मर्ज नहीं कर लिया, ठीक है। और उसी तरह से A है, ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, V2 वेलोसिटी से। अब आपको मालूम है चाहे जितनी भी कंडीशंस आए मेरे पास, हर एक कंडीशंस पे, हर ऑफ कंडीशंस पे मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व होगा। तो बिफोर ऑफ कोलिजन देखिए मेरे पास सिर्फ कैसा, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर जैसे मेरे पास यहाँ पर बात किया m इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, 1। उसी तरह से यहाँ पर एटॉमिक मास कितना A है, और बट इसमें भी न्यूक्लियस में या तो प्रोटॉन हो गया न्यूट्रॉन होगा, तो दोनों को अप्रोक्सीमेटली मैं इक्वल काउंटिंग कर लूं तो ये भी तो m ही होगा। सिमिलर ऑफ स्टेप में m इंटू V1 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, m इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, ये A हो जाएगा, और ये कितना हो गया, V2 हो गया। तो मास ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जहां पर से, अब ये तो मेरे पास सिर्फ मास के लिए फॉर्मेट है, लेकिन इसकी वेलोसिटी ऑफ कितना मैं कंसीडर किया हूँ, V कंसीडर किया, बट ये किस में है, रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो, अब आपके पास इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है, जहां पर ये नहीं रहेगा काउंटिंग में, ये m इंटू v हो जाएगा, और आप सभी से m कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो ना। ये सिंपल सी एक कैलकुलेशन है, जहां पर से v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मुझे v1 प्लस हो कितना हो जाएगा, a इंटू v2, ठीक है। अब यहाँ तक हुआ। अब क्वेश्चंस पे ये चीज बोला है कि मेरे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस की वैल्यू 1 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो v माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 0, जहां पर से v इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ कितना हुआ, v1। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, और ये इक्वेशन नंबर ऑफ कौन सा हुआ, सेकेंड हुआ, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन पे पूछा किसकी वैल्यूएशन है, v1 की वैल्यू पूछा, किसकी वैल्यूएशन पूछा है, v1 की वैल्यूएशन ऑफ पूछा है। तो मैं v1 की वैल्यूएशन ऑफ कैसे काउंटिंग करूंगा, तो मैं सिंपल से यहाँ से v2 को एलिमिनेट करता हूँ, जहां पर से v2 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, v प्लस ऑफ कितना, v1। इससे इक्वेशन नंबर ऑफ कौन सा काउंटिंग कर लिया, सेकेंड कर लिया, ठीक है। V2 और ये V प्लस ऑफ कौन सा, वो V1। इसकी वैल्यूएशन को मैं सिर्फ किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर ऑफ 1 पे पुट करना है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट पे, ठीक। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस ऑफ A, V2 की जो वैल्यूएशन है वो V प्लस ऑफ कौन सा है, V1, जहां पर से V इज इक्वल टू V1 प्लस ऑफ A इंटू V प्लस ऑफ A इंटू ऑफ कितना हुआ, V1 हुआ।
अब अगर मैं इसको सेकेंड साइड ऑफ लेके गया तो v को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर से वैल्यूएशन देखते हैं। ये कितना हो गया मेरे पास 1 प्लस ऑफ a और ये कौन सा हुआ v1, ठीक है। इस तरह से वो फॉर्मेट निकल के आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब जब ये इस तरह से फॉर्मेट निकल के आ रहा है तो मुझे v1 की जो वैल्यू है वो v1 माइनस ऑफ a अपॉन ऑफ कितना हुआ 1 प्लस ऑफ a हो गया, ठीक है। ये फॉर्मेट ऑफ होके हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चंस पे ये v1 की वैल्यू तो आ गई है, अब लेकिन इस क्वेश्चन पे एनर्जी की भी वैल्यूएशन तो गिवन है, जहां पर से आपको काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यूएशन थी या न्यूट्रॉन जो ट्रेवलिंग कर रहा था विथ वेलोसिटी ऑफ v से उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, e थी। तो अब मेरे पास ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी है, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर था, ठीक। अब मुझे क्या है, यही न्यूट्रॉन अभी भी मेरे पास कितने फॉर्मेट से चल रहा होगा, इसका मास ऑफ ये वैल्यूएशन ऑफ ई के इक्वल था। तो बाद में मेरे पास जब ये काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा कि काइनेटिक एनर्जी का डेज का वैल्यूएशन हाफ ये m और ये v1 का कौन सा हुआ स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में कौन सा हुआ के ई डेज इज इक्वल टू हाफ m और v1 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ v स्क्वायर 1 माइनस ऑफ a अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ कितना हुआ a का स्क्वायर। और ये फॉर्मेट ही मेरे पास किसके इक्वल हो गया है, आपके पास एनर्जी के फॉर्मेट के इक्वल हो गया है, जहां पर से अगर मैं इसे सॉल्व किया तो a माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर। तो ये चीज हुआ। अब ये के ई डेज की वैल्यू की बात हो रही है, तो अब मैं दोनों को अगर डिवाइड ही कर दिया तो मेरे पास क्या बोला है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी रिटेन बाय द न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली। तो मेरे पास सिर्फ क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन कौन सा है सेकंड, ठीक है। मुझे दोनों का रेशियो ऑफ काउंटिंग करना है, तो जब मेरे पास के ई डेज की वैल्यू अपॉन ऑफ के ई की जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितनी आते हुए दिखेगी यहाँ पर के बाद, ये सिर्फ और सिर्फ a माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ 1 का क्या दिखेगा स्क्वायर दिखेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 29 का जो करेक्ट हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टी एवरेज लाइफ एंड टी हाफ लाइफ फॉर ए रेडियो एक्टिव मटेरियल। कैसा, टी एवरेज और टी ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल का रेशियो कितना होगा, करेक्ट रिलेशंस कितना होगा। तो आपको मालूम है कि टी एवरेज की जो वैल्यू होती है वो 1 बाई ऑफ लेमडा होता है और टी हाफ की जो वैल्यूएशन होती है वो एल एन 2 अपॉन ऑफ कितना लेमडा होता है, ठीक। जहां पर से आपको टी एवरेज के फॉर्मेट में रिलेशन दिखाना है, तो टी हाफ की जो वैल्यूएशन है ये एक्चुअल में ln2 की वैल्यू 0.693 इन अपॉन कितना लेमडा भी तो आप लिख सकते हो। तो 1 बाई ऑफ लेमडा की जो वैल्यूएशन आएगी वो टी हाफ अपॉन ऑफ 0.693 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा हो गया। तो जहां पर से मैं इसकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो टी एवरेज की जो वैल्यूएशन है वो कितनी हो जाएगी, टी हाफ अपॉन ऑफ 0.693 हो जाएगा 1 बाई लेमडा की वैल्यूएशन। जहां से टी हाफ की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, टी एवरेज इंटू 0.693 के इक्वल में हो जाएगी। तो टी हाफ की वैल्यूएशन ऑफ कितना 0.693 इंटू टी एवरेज के इक्वल हो जाएगा। मतलब 30 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्या हुई होंगी, समझ में आई होंगी, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करो और बार बार रिवाइज करो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।